कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट जो ज्योग्राफी का लेक्चर हमने देखा था उसमें हमने साइक्लोन कंप्लीट किए थे और साइक्लोन कंप्लीट करने के बाद में अब हमें भारत की जलवायु की तरफ बढ़ना है कि भारत की जलवायु कैसी होती है, वर्ष भर किस प्रकार से मौसम में परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन करने वाले कारक कौन से हैं, ये आगे 2 से 3-4 लेक्चर के बाद हमें पढ़ना है। पर उन लेक्चरों को अच्छे से समझने के लिए कि भैया भारत में वर्षा होती है तो मानसून मानसून कौन सा रहता है, दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम मानसून रहता है तो इस मानसून के बनने के पीछे क्या कारण रहते हैं, तो उस कारण के पीछे में हमेशा हर बार कई वैज्ञानिकों के द्वारा कई सिद्धांत दिए गए। उनमें से कई सिद्धांत कुछ परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर दिए गए। तो यही कारण है कि हर सिद्धांत का अपना अपना एक महत्व रहा और इसी महत्व को जानकर हमें समझ में आया कि भैया भारत में जो मानसून आता है वो मानसून किसी एक इफेक्ट के कारण प्रभावित नहीं होता, किसी एक वस्तु के कारण प्रभावित नहीं होता, बल्कि कई सारे वस्तुओं की भूमिका के कारण हमारा मानसून कभी पॉजिटिव बनता है, कभी नेगेटिव बनता है। तो हमें उस मानसून को समझने के लिए हमें आज एक चीज को ज्यादा अच्छे से समझना होगा, जेट स्ट्रीम। ये जेट स्ट्रीम क्या है? सिंपल सी, जेट एक मतलब वायुयान है। इसे हमें समझना है। वायुयान की भूमिका ने इस हवा की खोज की, इसके कारण वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसका नाम रख दिया जेट स्ट्रीम। क्या वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में आप सभी को पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो चल रहा था वो यूरोप में चल रहा था और यूरोप में जो देश थे, एक जर्मनी सेना का गुट था और एक गुट था ब्रिटिश और फ्रांस का। तो जब भी जर्मनी सेना के विमान पश्चिम से पूर्व की ओर जाते थे तो 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद वो बहुत तेजी से चले जाते थे और जैसे ही विपरीत आते थे पूर्व से पश्चिम की ओर तो उनकी जो गति रहती थी वो कम हो जाती थी। तो फिर वैज्ञानिकों को लगा कि भैया जिस प्रकार से पृथ्वी की सतह पर हवा बहती है उस प्रकार से शायद पृथ्वी की सतह के ऊपर अर्थात क्षोभमंडल के ऊपरी सतह और संताप मंडल की निचली सतह में कोई हवा बहती है और वो हवा जेट स्ट्रीम कहलाए, क्योंकि जेट के द्वारा प्राप्त हुई तो उसके कारण क्या है, स्ट्रीम यानी हवा, तो जेट स्ट्रीम कहलाए, वायु हवा कहलाए, वायुयान हवा कहलाए। तो ये जेट स्ट्रीम है। जेट स्ट्रीम जो है उसको समझने से पहले कुछ बातें आप थोड़ा सा जान लेंगे तो आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। आपको मैंने बताया था वाताग्र, मैंने बताया था वाताग्र क्या होता है। मैं आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको कोई लेक्चर समझ में नहीं आ रहे हैं तो उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। मतलब एक कारण यह हो सकता है कि आपने पूर्व का लेक्चर ध्यान से समझा नहीं हो, या मैंने अच्छे से समझा नहीं पाया हो, या ये हो सकता है कि कुछ बातें आपको समझ में आई, कुछ बातें आपको समझ में नहीं आई। उसका कारण ये है कि आपने क्वेश्चन लिखा नहीं। ये 3 कारण मुझे समझ में आते हैं कि कोई चीज समझ में नहीं आ रही। तो वाताग्र आपको मैंने बताया था, और वाताग्र क्या था, एक ढलवानुमा सतह जिसके दोनों साइड में क्या रहता है, तापमान और दाब जैसी विशेषताओं में क्या रहता है, अंतर रहता है। इसी को वाताग्र कहा जाता है। ये वाताग्र सतह पर भी बनता है और सतह के ऊपर भी बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत? सतह पर भी बनता है, सतह के ऊपर भी बनता है। मतलब मैं कह रहा हूं कि पृथ्वी की सतह के कुछ ऊपर और फिर हमें क्षोभमंडल के पास में भी बनता है। दूसरी बात, थोड़ी सी बात एक और मुझे याद दिलाइएगा। ये पृथ्वी है बेटा, ये भूमध्य रेखा। अब मुझे बताइए, ये सूरज है, सूरज की सीधी किरणें पड़ रही है यहां पर, कभी यहां पर पड़ रही है, कभी यहां पर पड़ रही है। मतलब सूरज की 23 डिग्री उत्तर, 23 डिग्री दक्षिण और 0 डिग्री पर सूरज की सीधी किरणें हमेशा फ्लक्चुएट होते रहती। तो मतलब ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, मतलब
ये भूमध्य रेखा नहीं रहती, ये एक तापीय रेखा रहती है जो सूरज की सीधी किरणें के कारण बनती है, जिसका लगातार सूरज की किरणों के साथ उत्तर और दक्षिण की ओर क्या होता है, पलायन होता है। तो मतलब जहां पर सूरज की सीधी किरणें पड़ेंगी वहां तापमान ज्यादा रहेगा, जहां पर नहीं पड़ेगी वहां तापमान कम रहेगा। परंतु हमेशा तिरछी कहां पर पड़ती है, ध्रुवों पर। तो मतलब ध्रुवों पर तापमान क्या रहेगा, हमेशा कम रहेगा। तापमान क्या रहेगा बेटा, कम रहेगा। अब मुझे और एक चीज बताइए, तापमान जब ध्रुवों पर कम रहेगा तो जब सूरज की सीधी किरणें मकर कर्क रेखा पर पड़ेंगी तो ध्रुव और कर्क रेखा के बीच का तापांतर क्या होगा, थोड़ा सा सोचना। और जब सूरज की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ेगी तब उत्तरी ध्रुव और मकर रेखा के बीच का तापांतर क्या होगा, कब तापांतर ज्यादा होगा, पहले कंडीशन में या सेकंड कंडीशन में? ऑफ कोर्स सेकंड कंडीशन में तापांतर क्या होगा, ज्यादा। तो मतलब जब तापांतर ज्यादा होता है तभी जेट स्ट्रीम की तीव्रता में भी क्या होती है, वृद्धि। आया समझ में? क्यों होती है? जब दोनों के ताप में अंतर होता है तो ताप में अंतर होने के कारण, ताप में अंतर होने के कारण हमें दिखाई देता है जो ऊपर अभिसरण होता है दोनों पवनों का, एक ठंडी हवा और एक गर्म हवा, तो दोनों में बहुत अधिक अंतर होता है। तो अंतर होने के कारण दोनों एक दूसरे की ओर बहुत तेजी से बढ़ने की कोशिश करती है। खासकर ठंडी हवा बहुत तेजी से बढ़ने की कोशिश करती है क्योंकि दोनों में तापांतर क्या है, ज्यादा। तापीय प्रवणता क्या है, ज्यादा। जब तापीय प्रवणता बहुत अधिक ज्यादा है तो उस समय में जेट स्ट्रीम का प्रभाव क्या रहेगा, ज्यादा। और जब मकर रेखा की जगह कर्क रेखा पर सूरज की किरणें पड़ेंगी तो उस समय में भी जेट स्ट्रीम बहेंगी, परंतु उसकी जो तीव्रता हो जाएगी वो कम, क्योंकि उस समय में तापांतर क्या हो गया, कम। प्रवणता क्या हो गई, कम। कोई दिक्कत यहां तक क्या? चलो, ये भी आपने कंसेप्ट समझ ली। अब ये भी कंसेप्ट समझ लिए तो आपको मैंने दो कंसेप्ट बताए, वो दो कंसेप्ट आपको समझ में आए। चलिए, एक और बात मुझे थोड़ी सी समझाइए। मैं इसी चीज को यहां पर बना देता हूं। ये 0, 30, 60, 90। तापमान कहां पर कम है, 90 पर। कौन सा प्रेशर, हाई प्रेशर। तापमान सबसे ज्यादा कहां है, 0 पे। कौन सा प्रेशर, लो प्रेशर। ऊपर जाएंगे तो कौन सा प्रेशर बेटा, हाई प्रेशर। ऊपर जाएंगे तो कौन सा प्रेशर, लो प्रेशर। कोई दिक्कत? अब यहां पर नीचे की ओर हवा आई तो कौन सा प्रेशर बना, हाई प्रेशर। यहां बढ़ी, ये भी आई तो कौन सा प्रेशर बना, लो प्रेशर। जब ऊपर की ओर गया तो हाई प्रेशर। हाई प्रेशर से इधर की ओर हवा चलेंगी, हाई प्रेशर से इधर की ओर हवा चलेंगी, यही होगा। अब जो पहला जो वाकर कोशिका रहती है इसे कहता है हेडली, हेडली। इसे कहता है फेरल और इसे कहा जाता है पोलर या ध्रुवीय कोशिका। ये कोशिका है, ये क्या है, कोशिका। अब मुझे बताइए, मैंने आपको ये बताया, अब मुझे बताइए जो तीन हवा चलती है वो तीन हवा में से व्यापारिक पवन है, पछुआ पवन है और ध्रुवीय पवन है। ऐसी कौन सी पवन है जो दूसरी पवन से अभिसरित होती है और जिन दोनों पवनों के तापमान में क्या होता है, अंतर होता है? व्यापारिक पवन तो भूमध्य रेखा की ओर चलती है तो स्वाभाविक रूप से वो किसी पवन से मिलती है क्या, नहीं मिलती है। तो स्वाभाविक रूप से ये तो अभिसरित नहीं होती। पर पछुआ पवनें जो रहती है वो ध्रुवीय पवन से मिलती है और दोनों के तापमान में भी क्या होता है, अंतर। तो मतलब प्राय पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनों के मिलने से या अभिसरण से क्या होता है, क्या होता है, प्राय वाताग्र का निर्माण होता है। और ये वाताग्र का निर्माण पृथ्वी की सतह के ऊपर अर्थात क्षोभ मंडल के ऊपर भी हमें दिखाई देता है, ठीक है। और इसी प्रकार से हमें ऊपर के सतह पर भी हमें हवा के रूप में एक तीव्र गति से चलने वाली
जेट स्ट्रीम का निर्माण दिखाई देता है, जो सकरी पट्टी के नुमा में पश्चिम से पूर्व की दिशा में बहती है। क्यों पश्चिम से पूर्व की दिशा में? क्योंकि पछुआ पौने पश्चिम से पूर्व की दिशा में बहती है, और साथ में जो पृथ्वी जो घूमती है वो भी पश्चिम से किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। तो जेट स्ट्रीम अब देखते हैं, अब कंसेप्ट आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। जेट स्ट्रीम क्या है? जेट स्ट्रीम एक सकरी पट्टी नुमा संरचना है जो पृथ्वी की सतह से रुके, थोड़ा सा डायग्राम बनाकर आपको बताते हैं। जो पृथ्वी की सतह से क्षोभ मंडल के नीचे और क्षोभ मंडल के ऊपर और संताप मंडल के निचली परतों में पश्चिम से पूर्व की दिशा में लगातार संचरण करते रहती है। ठीक है, लगातार संचरण करती रहती है। इसका संबंध अभिसूचक से है, अर्थात इस पवन का निर्माण लगातार दो विपरीत स्वभाव वाली पवनों के मिलने से होता है, और इसके कारण ये लगातार बनते और बिगड़ते रहती है, परंतु लगातार सक्रियनुमा पट्टी में ये लगातार चलते रहती है। इसमें जब भी पवन नीचे की ओर आती है तो ये हाई प्रेशर बनाती है, और जब भी ऊपर की ओर जाती है तो ये लो प्रेशर बनाते हुए हमेशा चलते रहती है। हमेशा क्या करते रहती है? चलते रहती है। इस पवन का सूरज की किरणें के साथ बनने वाला आईटीसी जेड के सापेक्ष उत्तरायण और दक्षिणायन होते रहता है। जब जब सूरज की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती है, तब तब जेट स्ट्रीम का प्रभाव 45 डिग्री के करीब करीब अक्षांशीय स्थिति पर दिखता है। जैसे ही सूरज की किरणें कर्क रेखा पर आती है और आईटीसी जेड भी कर्क रेखा के ऊपर जब बनने लगता है, तो तब जेट स्ट्रीम का प्रभाव 45 डिग्री के ऊपर चले जाता है। और जब सूरज की किरणें मकर रेखा पर बनती है और आईटीसी जेड भी मकर रेखा के पास में बनता है, तब इस जेट स्ट्रीम का दक्षिण की ओर दक्षिणायन होने लगता है। अर्थात आपको 30 डिग्री के करीब करीब क्या दिखाई देता है? जेट स्ट्रीम का प्रभाव। आया समझ में? तो ये है जेट स्ट्रीम जो लगातार चलते रहती है। ठीक है, जेट स्ट्रीम मुख्य रूप से दो प्रकार की मानी गई है। एक विश्वव्यापी और एक क्षेत्रीय। क्षेत्रीय कई सारी है, हमें जिससे पढ़ना है वो आपको हमें बताना है। और एक विश्वव्यापी जो है, विश्वव्यापी भी दो प्रकार की है। एक आपको दिखाई देंगी उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम, और एक रहती है ध्रुवीय जेट स्ट्रीम। कौन सी बेटा? ध्रुवीय मतलब ऊपर की ओर चल रही है। उपोष्ण कटिबंधीय मतलब 45 की तरफ जब चलती है तब उसे उपोष्ण जेट स्ट्रीम कहा जाता है। जब ध्रुवों के पास चलती है तो वो कौन सी जेट स्ट्रीम कहलाती है? ध्रुवीय जेट स्ट्रीम। अब क्षेत्रीय जेट स्ट्रीम कौन सी है? तो क्षेत्रीय जेट स्ट्रीम हमें जो देखना है वो हिमालय के पास में बनने वाली एक जेट स्ट्रीम है। किसके पास बनने वाली जेट स्ट्रीम? हिमालय के पास बनने वाली एक जेट स्ट्रीम है। तो यहां तक के आपको उपोष्ण कटिबंधीय और ध्रुवीय जेट स्ट्रीम कभी भी समझने में दिक्कत नहीं होगी। पर ये हिमालयी जो जेट स्ट्रीम है, जिसे हम क्षेत्रीय जेट स्ट्रीम कहते हैं, जो तिब्बत के वहां पर बनती है, वहां पर हमें थोड़ा सा ये ध्यान में रखना जरूरी है, वहां क्यों बनती है और उसका असर, उसका प्रभाव इनडायरेक्टली हमारे मानसून से है। आपको मैंने बताया था जो हमारा मानसून है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून है, और ये दक्षिण पश्चिम मानसून कई चीजों से इफेक्ट होता है, और कई चीजों से इफेक्ट में ये दक्षिण पश्चिमी मानसून जो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है वो अल नीनो ला नीनो हम तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इंडियन डाइपोल हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। पर उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण आता है क्षेत्रीय जेट स्ट्रीम। कौन सी जेट स्ट्रीम बेटा? क्षेत्रीय जेट स्ट्रीम। अब क्या होता है क्षेत्रीय जेट स्ट्रीम, ये आपको बताना बहुत जरूरी है। ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा सूरज देवता है, तपता है यहाँ पर, ये ध्यान में रखिए आपने। ये भारत है
ये भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा और ये सूरज है। और जब सूरज की सीधी किरणें जब ज्यादा 21 मार्च के करीब करीब जब उत्तरायण होने लगती है, किस ओर? उत्तरायण होने लगती है, मतलब सूरज की किरणें यहां से अब ऊपर की ओर आने लगती है, तो तिब्बत का जो क्षेत्र रहता है वो ज्यादा तपने लगता है। क्यों तपने लगता है? स्वाभाविक रूप से मैं अगर ये संरचना बनाऊं तो मुझे बताओ सूरज की सीधी किरणें कहां पर, सभी जगह सीधी किरणें पड़ रही ऐसी, तो बताइए सबसे पहले कहां पर पहुंचेंगी? इस चोटी पर। उसके बाद में धीरे धीरे सबसे लेट पहुंचेंगी कहां पर? यहां पर। तो तीव्रता कहां रहेगी? इस चोटी पर। इस चोटी पर तीव्रता है तो मतलब स्वाभाविक रूप से तिब्बत का क्षेत्र भारत के मैदानी क्षेत्र की तुलना में ऊंचा है कि नहीं? और ऊंचा है तो स्वाभाविक रूप से वहां पर सूरज की सीधी किरणें पड़ेगी। तो यहां पर जब सूरज की सीधी किरणें पड़ती है मार्च के बाद में, तो मार्च के बाद में सीधे किरणें पड़ने के कारण ये गर्म होता है, गर्म होकर लगभग लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक के गर्म होता है। और इसके कारण यहाँ पर पृथ्वी की सतह के पास में आपको हाई प्रेशर नहीं बल्कि लो प्रेशर बनते हुए दिखाई देता है। और जब ये लो प्रेशर बनता है तो पृथ्वी की ऊपरी संरचना में आपको कौन सा प्रेशर बनते हुए दिखाई देता है? हाई प्रेशर। और ये हाई प्रेशर जब बनता है तो ये जो हवा रहती है ये पूरे भारत के ऊपर से और बंगाल की खाड़ी से, अरब सागर से होते हुए ये भूमध्य रेखा को क्रॉस करते हो, भूमध्य रेखा को क्रॉस करके ये मेडागास्कर के पास में, कहां पर बेटा? मेडागास्कर, आप थोड़ा याद रखिए, मेडागास्कर के पास में लो प्रेशर ऊपर बनने के कारण नीचे हाई प्रेशर बनेगा। तो यहां पर हवा नीचे की ओर आती है और हाई प्रेशर बनाती है, और हाई प्रेशर के कारण हवा जो रहती है वो दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है, दक्षिण पूर्व की ओर चलती है। किस ओर चलती है? दक्षिण पूर्व की ओर चलती है। और जैसे ही भूमध्य रेखा को क्रॉस करते हैं तो कॉरियोलिस बल के कारण वो किस ओर मुड़ जाती है? दक्षिण पश्चिम की ओर। और यही कहलाता है हमारा मानसून। तो जेट स्ट्रीम बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? इसका एक कारण यह है कि हमारे मानसून से इसका संबंध है। और कौन सी जेट स्ट्रीम का? क्षेत्रीय जेट स्ट्रीम का। तो अभी हम मैंने आपको उपोष्ण कटिबंधीय ध्रुवीय जेट स्ट्रीम बोला, उसका भी संबंध है। जब आगे आपको मैं बताऊंगा तो आपको क्लियर होते चलेगी, जब मैं मानसून को आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो समझ में आया क्षेत्रीय जेट स्ट्रीम का क्या महत्व है? क्षेत्रीय जेट स्ट्रीम का संबंध सीधे सीधे भारतीय मानसून से, मतलब जब जब तापमान तिब्बत के क्षेत्र का या फिर पठार के क्षेत्र का, उत्तरी पठार के क्षेत्र का अधिक होगा, तब तब हमारे यहाँ पर संभावना ये बनी रहती है कि वर्षा ज्यादा अच्छी रहेगी। क्यों? क्योंकि उसके कारण दक्षिण पश्चिम जो मानसून रहता है वो उस जेट स्ट्रीम पर निर्भर रहता है जो बनता है तिब्बत के अधिक तापमान के कारण। यहां तक के समझ में आया? तो ये थी जेट स्ट्रीम। इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करिएगा, और समझने के साथ में 2 प्रश्न जरूर लिखिएगा। ITC-Z क्या है? क्या इसका उत्तरायण और दक्षिणायन होता है? यदि उत्तरायण और दक्षिणायन होता है तो किसके सापेक्ष होता है? दूसरा प्रश्न, क्षेत्रीय जेट स्ट्रीम का वर्णन कीजिए, साथ ही इसका महत्व भी हमें समझाइए। ये जेट स्ट्रीम के महत्व को आप ज्यादा जरूर अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये जेट स्ट्रीम आगे जो लेक्चर में शुरू करने वाला हूं उन लेक्चरों में लगातार महत्व बनता चलेगा। आगे के पूरे लेक्चर महत्वपूर्ण है, तो कोशिश करिए जितने प्रश्न हैं उन प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करिए। आगे आपको जलवायु परिवर्तन अपने आप समझ में आते चलेगा, और उसी के ऊपर बेस है आपका इकोलॉजी, आपका पर्यावरण और पारिस्थितिकी। ठीक है? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, और बेल आइकन भी दबाइए। थैंक यू।